हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड इफ you are liking our work. You can also join the Telegram channel with the link in the description box. So today we will discuss what to do in RBL Bank now. So let's begin for today. This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. Please read it carefully. So let's start. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, आरबीएल बैंक का शेयर 20% से भी ज़्यादा आज ट्रेडिंग डे में डाउन हो गया था, गैप डाउन खुलने के बाद में। और उसके बाद भी उसमें कुछ रिकवरी आई, फिर से डाउन हो गया लास्ट मार्केट आवर में। तो अभी आप देख सकते हैं कि आरबीएल बैंक के शेयर का ये डेली का चार्ट है और 280 के लेवल को टच करके ये शेयर कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है और 140 रुपये के लेवल पर अभी चल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका काफ़ी वीक है और अभी गैप डाउन होने के बाद भी ये संभल नहीं पा रहा है और इसमें तेज़ गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज़ है कि आरबीएल बैंक के जो सीईओ हैं उन्होंने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है और इस वजह से इस बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं और इस वजह से बैंक के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें कि आरबीआई बैंक में योगेश दयाल, जो एक इनके एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करे हैं आरबीआई ने, वो भी रिसेंटली अभी आरबीआई ने एक इसमें एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा है। जहाँ पे भी आरबीआई को इस तरीके की कुछ न्यूज़ मिलती हैं या कुछ इस तरीके का लगता है कि बैंकों में कुछ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ पे आरबीआई इस तरीके के डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है अपनी तरफ से, जिससे कि वो वर्किंग को वहाँ की मॉनिटर कर सके। राकेश झुनझुनवाला और आर के दवानी की भी इसमें कुछ स्टेक खरीदने की खबर आ रही थी सुबह, जहाँ से इसमें कुछ बाइंग इमर्ज हुई थी, लेकिन बाद में उन खबरों का खंडन हुआ है और वहाँ भी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये स्टॉक प्राइस वहाँ पे रिएक्ट करा है। तो आपको बता दें, इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 से, जहाँ पे विश्वेश्वर आहूजा ने आरबीएल बैंक को 2010 में ज्वाइन करा था। तो जब विश्वेश्वर दयाल आहूजा ने इस बैंक को ज्वाइन करा था, सबसे पहले इनका फोकस था कि रियल एस्टेट सेक्टर पर जो इस बैंक का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है 47% के आसपास, उसको घटा के 15% से भी कम वो लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रियल एस्टेट सेक्टर एक पैनिक के माहौल में जा रहा है और आने वाले समय में प्रॉब्लम्स इस बैंक के लिए क्रिएट कर सकता है। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब इसको घटाया 15% से भी कम पे लेके आए, तो बैंक की फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट में दिखने लगा और बैलेंस शीट वगैरह इम्प्रूव होने लगी। उसके बाद ग्रोथ का फैक्टर, उनको लगता था कि ग्रोथ बैंक में आनी चाहिए और मुझे इसको ग्रोथ के साथ ग्रो करना है आरबीएल बैंक को। तो उन्होंने रिटेल लोन बुक पे फोकस करा, जो कि उनके रहते हुए 30,000 करोड़ तक अभी पहुंच गई है रिटेल लोन बुक इनकी। लेकिन इस ग्रोथ को लाने के लिए बैंक ने क्या करा है, अनसिक्योर्ड लोन के थ्रू क्रेडिट कार्ड बांटे हैं, जैसे कि सेम येस बैंक के केस में हुआ था। और ये इंडिया का लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक बन चुका है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे कि क्लेम कर रहे हैं। वेबसाइट पर भी, गूगल पर भी आप देखें तो मिल जाएगा। यदि लेकिन आप इनके लोन बुक को देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बिजनेस के बाद जो लोन सबसे बड़ा है वो क्रेडिट कार्ड के लिए दिया है इन्होंने, और वहाँ पे इनका जो है अनसिक्योर्ड लोन का पार्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं 30/9/21 के फाइनेंशियल जो कंपनी ने अपलोड करें हैं उसके बारे में। तो वहाँ पे टोटल लोन बुक का साइज़ जो है 30,784 करोड़ रुपये है। वहाँ पे यदि आप अनसिक्योर्ड लोन की फिगर देखेंगे तो वो 65% से भी ज़्यादा है, जबकि आप सेम फिगर एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन का शेयर जो है 3% है केवल उनकी लोन बुक का, और लोन बुक भी इससे काफ़ी बड़ी है। 4.94 लाख करोड़ की लोन बुक है और 3% ही जिसमें से अनसिक्योर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी में कितना अधिक मिसमैच है। यदि आप कंपनी की फाइनेंशियल देखेंगे तो जब ये आहूजा जी एमडी थे वहाँ पे, तो बैंक ने ग्रोथ दिखाई है काफ़ी। इंटरेस्ट अर्न आप देख सकते हैं 3700 करोड़ रुपए से 8500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, और पीएटी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है। लेकिन किसी भी बैंक के फाइनेंशियल को देखकर ही आप एक डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए आपको देखना होगा कि क्या शेयर प्राइस भी वहाँ से चार्ट्स पे रिएक्ट करा है। जैसा कि हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस मिलाकर देखते हैं, तो यदि आपने टेक्निकल में देखा होगा तो ये बैंक ने 2019 के बाद में कभी परफॉर्म ही नहीं करा। 20 में जो डाउनफॉल आया था कोरोना का, उसके बाद में ये शेयर चल नहीं पाया और वहीं पे पड़ा रहा। काफ़ी सारे एनालिस्ट ने इसमें बाइंग दी, लेकिन ये कभी भी चार्ट पे बाइंग का पैटर्न बना ही नहीं पाया था, चाहे इसके फाइनेंशियल भी मजबूत थे। तो ऐसा क्यों हो पाया, यदि आप इसमें डीप डाइव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेट एनपीए जो इनका था वो 2% से भी ज़्यादा का है और ग्रॉस एनपीए भी लगातार बढ़ रहा है। ये चार्ट्स देख के आप समझ सकते हैं कि असेट की क्वालिटी किस तरह से बैड होती जा रही है दिन पे दिन, और दिसंबर 18 से दिसंबर 21 तक कितने एनपीए इनके बढ़े हैं।
अब बात करते हैं कि लोन बुक शुड बी रीड विद एनपीए, यानी कि आप बैंक के कोई भी यदि फाइनेंशियल देखते हैं तो वो एनपीए के साथ मिलाकर आपको देखने चाहिए। आरबीआई ने भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं कराया कि उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करे थे बैंक पे। और जो खबर जो हमने शुरू में कवर करी थी कि राकेश झुंझुनवाला और आर के दवानी की खबर ये फैलाई गई थी कि इस बैंक में स्टेक खरीद रहे हैं, वो भी आज सुबह इंटरव्यू में राकेश झुंझुनवाला ने डिनाइड कर दिया है कि हम इस तरीके का कोई भी स्टेप आरबीएल बैंक में नहीं ले रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बाइंग नहीं हो रही है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, एक तो आपको डिप्स में बाय नहीं करना है क्योंकि ये भी हो सकता है येस बैंक की तरह आने वाले समय में रिएक्ट करे। अनटिल नो क्लियरिटी, यानी कि जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आ जाती मैनेजमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से या आरबीएल बैंक की तरफ से, जब तक आप इसको बाय नहीं करना है। और आपको सिस्टम में एक अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है जिससे कि आप बड़े लॉस से बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।